प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से की बात। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मंगलवार को सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2023 का करेंगे उद्घाटन। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमित शाह ने की चुनावी रैली। भूपेश बघेल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, छत्तीसगढ़ को बना दिया कांग्रेस दरबार का एटीएम। इजराइल हमास युद्ध का 10वां दिन। गजा में बढ़ा मानवीय संकट। प्रयासों और घोषणा के बाद भी नहीं खुला मिस्र बॉर्डर से लगता हुआ राफा क्रॉसिंग। फंसे हजारों नागरिक, नहीं पहुंची राहत सामग्री। और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट किया गया शामिल। साल 1900 के ओलंपिक में अंतिम बार क्रिकेट को मिली थी जगह। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी मिली जगह। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से वर्चुअली बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री और पिचाई ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में भाग लेने की गूगल की योजना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए एचपी के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गूगल की 100 भाषाओं की पहल को सराहा और एआई टूल को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने गूगल को सुशासन के लिए एआई टूल्स पर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का स्वागत किया। पिचाई ने प्रधानमंत्री को जीपे और यूपीआई की पहुंच का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत के विकास में योगदान देने के लिए गूगल की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने गूगल को एआई शिखर सम्मेलन पर आगामी वैश्विक साझेदारी में योगदान देने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत द्वारा की जाएगी। मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ये सम्मेलन देश के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरान प्रधानमंत्री देश को कौन सी नई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, आइए एक खास रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं द्वारा बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। यह टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक की
300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भाग लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण, वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यह सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था एवं दूसरा सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में आयोजित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। 5 राज्यों का चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। तमाम दलों के बड़े नेताओं ने रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से प्रचार को धार देनी शुरू कर दी है, तो नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे तो जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में थे। राहुल गांधी मिजोरम में प्रचार करने पहुंचे तो तेलंगाना में भी प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। कैसा रहा आज का चुनावी राज्यों में सियासी दिन, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प महासभा में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम लगाया। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमले किए। इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर नामांकन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने सोमवार को राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन भरा। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस भी प्रचार अभियान में जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मतदान की तारीखों में बदलाव की मांग कर डाली है। 7 तारीख को पहले दौर का चुनाव होना है, तो इन 20 सीटों में समय बहुत कम चुनाव आयोग ने दिया है। उस नाते चुनाव आयोग को ये सब ध्यान में रख के डेट तय करना चाहिए और हम लोग मानते हैं कि शायद उन्हें ध्यान में रखा हो, उनको ध्यान में रख के ये डेट तय कर। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदयपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद गहलोत सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्ट तंत्र को लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 12 में जनजागरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 18 अक्टूबर को राज्य के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इसके अलावा भाजपा पर सिंचाई परियोजना लटकाने के भी आरोप लगाए। उधर नहर मुद्दे को लेकर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा न पानी, कुछ भी नहीं। पिछले 5 साल से जिस सरकार के पास जिम्मेदारी थी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के पास जो जिम्मेदारी थी, ये कनाल का प्रोजेक्ट तो उसी समय तैयार हो गया था। डीपीआर भी बन गई थी, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया था। केंद्र और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी तय हो गया था। लेकिन 5 साल तक ये उसके ऊपर बैठे रहे क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, इनको ये पैसा नहीं खर्च करना था, इनको ये काम ही नहीं करवाना था। उधर तेलंगाना के करीमनगर में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। केसीआर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपको? तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई, हैंडओवर्स का समय गुजर गया है।
क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाल सावता को आइजोल पश्चिम 3 से मैदान में उतारा गया है। राज्य में 7 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी आइजोल में चांदमारी से राजभवन तक पदयात्रा की। एक चुनावी सभा में उन्होंने भाजपा सहित मिजोरम की सत्ताधारी MNF सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। Some months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir, and we walked for almost 4,000 kilometers. Today we walk 2 kilometers. But the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. मिजोरम में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वहीं सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालरिनलियाना सेलो और विधानसभा स्पीकर ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। बेंगलुरु में आयकर छापे में एक ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर ATM सरकार होने का आरोप लगाया है। अमित शाह, JP नड्डा और रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार पर 5 राज्यों के लिए भ्रष्टाचार से पैसे भेजने की बात कही है तो कर्नाटक की जनता के हक को मारने का आरोप लगाया है। बंगलुरु में हाल ही में आयकर छापे में एक ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए समेत 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि ये पैसा कांग्रेस से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप आधारहीन है। राज्य भाजपा इकाई ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विभिन्न जिला और तालुका मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि ये कर्नाटक का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और आगामी चुनाव के लिए पैसा जुटाने का ATM बना दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से क्या पूछें, हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपया अगर कैश सीज होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं और प्रियंका गांधी हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा से कृपया अपना मुंह खोलेंगे इस मामले पर, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की चेन बना दी है वो दिल्ली के कांग्रेस दरबार तक जाती है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके ATM के थ्रू दिल्ली में जाता है। भाजपा ने एक पोस्टर अभियान CM कलेक्शन मास्टर और ATM सरकार भी लॉन्च किया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य कांग्रेस पर 5 राज्यों में चुनावों के लिए धन इकट्ठा करने का दबाव है और अन्य पोस्टर में कहा गया है कि कर्नाटक में ATM सरकार 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए धन लूट रही है। बंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल के IP एड्रेस की जांच कराने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में पत्र लिखा है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के आचरण को अनैतिक, गैर कानूनी और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए पत्र में आरोप लगाया है कि लोकसभा जैसे सुरक्षित साइट के लॉगिन क्रेडेंशियल को शेयर करना साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है
और ये न केवल देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करता है बल्कि ये साइबर सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। निशिकांत दुबे ने इस मामले की जल्द से जल्द जांच करवाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा पर लगे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में ऑल वेदर रोड के तहत सीमा सड़क संगठन BRO तेजी से कार्य कर रहा है। सड़कों के निर्माण में BRO दिन रात काम कर रहा है। उत्तरकाशी जिले में ऑल वेदर रोड के तहत चिन्याली सौण से उत्तरकाशी तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाकर पूरी तरह से तैयार किया गया है। वहीं उत्तरकाशी से भैरव घाटी तक BRO का कार्य तेजी से चल रहा है। कई जगहों पर मुख्य सड़क से वैकल्पिक मार्गों का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं भैरव घाटी से नेलांग तक मानसून सीजन में सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस पर अब काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नेलांग से नीलापानी, मंडी, सांगला सहित अन्य क्षेत्रों तक ब्लैक टॉप रोड का निर्माण चल रहा है। वहीं मोबाइल टावर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के उद्देश्य से टावरों का निर्माण भी किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड के अंतर्गत कार्य हो रहा है, जो चिन्याली सोर से माकली तक कार्य लगभग पूरा हो गया है। और फिर उत्तरकाशी से भैरव घाटी तक, जो कि गंगोत्री को जोड़ता है, उसमें भी हमारा सर्वे चल रहा है और कुछ में हमारा जो है कंपनसेशन के लिए नोटिफिकेशन भी हो चुका है। जो ऑल वेदर रोड का काम था, उत्तरकाशी जनपद तक ऑल वेदर का काम पूरा हो चुका है और उत्तरकाशी से आगे गंगोत्री तक इसमें प्रस्तावित है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। और बॉर्डर रोड में जो भैरव घाटी से बॉर्डर क्षेत्र का है, उसमें भी अधिकांश एरिया में काम हो चुका है और उसमें अभी काम गतिमान भी है, जिसमें तात्कालिक तीव्रता से काम हो रहा है। नीलांग से जो भैरव घाटी है, जहाँ से बॉर्डर रोड सीमा क्षेत्र का जाता है, तो जो बॉर्डर एरिया है उससे लगभग 5 तक काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें अधिकांश काम पूरा हो चुका है और सांगला साइड तक लगभग काम पूरा हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर में छापे मारे। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने नगर निगम में ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों की भी तलाशी ली। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार खंगाले जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंधिर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंधेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दे दी गई। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आज 10वें दिन भी इजराइल और हमास के बीच हवाई हमले जारी रहे। आज 5 घंटे का मानवीय गलियारा खुलने का रास्ता बना था, लेकिन जमीन पर वो अमल नहीं हो सका। इस बीच जर्मनी के चांसलर कल इजराइल जाएंगे, तो बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल जाने की खबरें आ रही हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों को लेकर भी कई देश बात कर रहे हैं, लेकिन गहराते संकट के बीच ईरान की धमकी ने भी शंकाएं बढ़ा दी हैं।
इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक यरूशलेम से तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में लिया है। रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच इजरायली सैनिकों ने छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लिया। वहीं उत्तरी इजराइल से लगते हुए लेबनान सीमा से इजराइल ने 28 गांवों को भी खाली करा दिया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह कोई गलती करेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को उकसाने के पीछे ईरान का हाथ बताया है। हिजबुल्लाह ने ईरानियों के इशारों पर गजा में कई हमले किए, जिसका उद्देश्य हमारे युद्ध प्रयासों से ध्यान भटकाना है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल संकट के लिए इतिहास में अमेरिका की गलत नीतियों को दोषी ठहराया। वहीं मौजूदा हमास इजराइल और हिजबुल्लाह इजराइल तनाव के पीछे ईरान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में ईरान के शामिल होने के आरोपों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। यह अमेरिका का इजराइल को दिए जाने वाले समर्थन से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। दूसरी ओर उत्तरी गजा की सीमा पर हमास और इजराइल के बीच ताजा हमलों की खबर है। सदरात की तरफ हमास ने कुछ रॉकेट दागे, जिसे हवा में ही मार गिराया गया। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसी सीमा पर खड़े इजरायली टैंक हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सेना ने जानकारी दी है कि हमास के कब्जे में 199 इजरायली हैं और 291 सैनिक अभी तक मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक नया वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है, जिसमें आतंकी बाढ़ तोड़कर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 291 सैनिकों के परिवारों की मौत हुई है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमने 199 बंधकों के परिवारों को उनके बारे में सूचना दी है। बंधकों के मुद्दे पर संज्ञान लेना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर हम उस प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद गजा शहर से लोग पलायन कर दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित खान यूनिस की ओर जा रहे हैं। वहीं गजा में मलबे के नीचे हजारों लोगों के शव दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली हमले और गजा खाली करने की चेतावनी के बाद 10 लाख लोगों पर पलायन का संकट है। ये सभी दक्षिणी गजा खान यूनिस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इजरायली लड़ाकू विमान वहां पर भी बमबारी कर रहे हैं। फिलहाल गजा के अस्पतालों में बिजली की किल्लत तो है ही, साथ ही घायलों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि दवाइयों और बेड का भी संकट खड़ा हो चुका है। इसके अलावा गजा के लोगों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। वहीं मिस्र के साथ लगती हुई राफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा दिन भर जरूर हुई, लेकिन इसे खोला नहीं गया। इसके खुलने के बाद दोहरी नागरिकता वाले फिलिस्तीनी और गजा में फंसे हजारों विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे। साथ ही गजा तक आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाना आसान होगा। इजराइल से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश के मीडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रसारक डीडी इंडिया के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने डीडी इंडिया के न्यूज रूम में समाचार तैयार करने की प्रक्रिया को समझा और ये भी जाना कि समाचार को वैश्विक स्तर पर दर्शकों तक कैसे पहुंचाया जाता है। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यहां आकर अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि भारत और बांग्लादेश समाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग कैसे कर सकते हैं। लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट सहित 5 खेलों को लॉस एंजलिस में शामिल करने की सिफारिश मान ली गई है। ये फैसला मुंबई में हुए आईओसी सत्र में लिया गया है। इस सत्र में क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।